गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम आज पढ़ने जा रहे हैं लासा और मासा। ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो टॉपिक हमारा जो लासा और मासा, उसको पढ़ने से पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सबसे पहले भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, सभाज्य क्या होता है, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं। अगर हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी हम लोग उनका गुणनखंड कर सकते हैं, लासा और मासा निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आपने क्लास 3, 4 या 6 में ऐसे ही पढ़ा होगा कि अभाज्य संख्या का अर्थ क्या होता है। वो संख्या जो खुद से और एक से विभाज्य हो जाए, यानी कि भाग देने पर कट जाए, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ परिभाषा भी लिखी है, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने के अतिरिक्त किसी अन्य से पूरी पूरी विभाजित ना हो, वो हमारी क्या कहलाती है, ऋण संख्या या फिर अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर ही बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, उसके बाद आपका होता है 13, 11, फिर आपका होता है 17, फिर 19, फिर 23। ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी होती हैं, वो होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अगर आप देखो, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 13, तो 13 क्या होगा, एक से भाग होगा और 13 से भाग होगा, है ना। इसके अलावा किसी भी और संख्या से भाग नहीं होगा। तो हमारा 13 यहाँ पे क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अभाज्य संख्या कहलाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या आपको पता होता है, ऐसी संख्याएं जो एक से तो विभाजित हो ही हों, लेकिन उसके अतिरिक्त वो किसी और संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो जाए। ठीक है ना। तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा भी लिखी हुई है। परिभाषा क्या है, वह प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने किसी अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9 ऐसी संख्याएं। देखो जो 4 हमारा है वो क्या होगा, एक से तो विभाज्य ही है, फिर क्या होगा 2 से भी है, उसके बाद 4 से भी है, यानी कि ये 3 संख्याओं से क्या भाज्य है। तो अगर हम लोग एक को निकाल दें तो एक तो क्या होता है, सबसे भाज्य हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, देख लेते हैं। अगर 6 दिया गया होगा तो 6 में हमारे क्या होगा, 2 से विभाजित है, 3 से भी है और 6 से भी है, यानी कि 3 संख्या से ये भी क्या है, कट रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम संख्याएं क्या होती हैं, वो काट दे रही हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे कितना, 12 ले लिया। अब 12 में देखो, 12 को 2 से भी भाग कर सकते हैं हम लोग, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं और 12 से भी कर सकते हैं, है ना। तो ये 12 हमारा क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना। अब क्या होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। परिभाषा से देखो समझ में आ रहा होगा आपको। कह रहा है कि दो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं यदि उन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं होता। यानी कि जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा होता, सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यानी कि अभाज्य की तरह भी क्या होता है, अभाज्य भी होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया, 5 और 7 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे पेयर बनेगा। तो पेयर भी क्या, 5 और 7 को अगर देखें हम लोग तो 5 एक का और 5 का सिर्फ गुणनखंड होगा और किसी अन्य संख्याओं से ये कटेगा नहीं। 7 भी में हमारा क्या होगा, एक और 7 से ही कटेगा 7 हमारा। फिर 3 और 11, ऐसा इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है। आप कोई भी दो एग्जाम्पल ऐसे लें जो दोनों की दोनों संख्या ना कटे। जैसे आपने ले लिया यहाँ पे 13 और यहाँ पे ले लिया क्या, 17 ले लिया। अब 13 क्या होगा, खुद से कटेगा और एक से कटेगा। 17 भी क्या करेगा, एक से कटेगा और खुद से कटेगा। यानी कि ये दोनों जो पेयर होंगे हमारे, वो क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अपवर्तक या गुणनखंड। गुणनखंड का अर्थ क्या होता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ना। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। यानी कि 2 और 2 जो हम लोगों ने तोड़ा है, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, गुणनखंड बोल देते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है तब दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 12 लिखा हुआ है। अब 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं, किस किस संख्या से तोड़ सकते हैं। तो 12 को हम लोग कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 12, इसको 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, फिर 12 से कर सकते हैं। तो सारी की सारी संख्या क्या हो जाएंगी, 12 से कट जाएंगी।
तो अगर हम लोग कोई भी संख्या लेंगे वो हमारी क्या अपवर्तक क्या गुणनखंड होती ही होती है। जैसे यहाँ पे लिख दिया इन्होंने क्या, सिर्फ और सिर्फ तीन। तीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन को हम लोग एक से और तीन से भाग कर सकते हैं, यानी कि एक और तीन क्या होंगे हमारे गुणनखंड होंगे। अपवर्तक आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा तो गुणनखंड ही समझिए आप। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गुणन धन क्या है, खंड, ठीक है ना। तो गुणन और खंड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि कोई भी संख्या दी गई है वो गुणे के रूप में हो और एक से अधिक भागों में टूटी हुई हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गुणनखंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लें 8, ठीक है ना। तो 8 हमारे यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा उसको हम लोग किस तरह से तोड़ सकते हैं, देख सकते हैं आप। ये हो जाएगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा। ये हमारा देखो टूट सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए आपको। अब यहाँ पे लिखा उपरोक्त संख्याओं के अपवर्तक से स्पष्ट है कि एक प्रत्येक संख्या का तथा प्रत्येक संख्या का स्वयं का अपवर्तक होता है, यानी कि सब में तो एक आता ही आता है, इसलिए ही कहा है, सही है ये। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, बिंदु के रूप में किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है, उस आधार पे हम कह सकते हैं कि अपवर्तक की संख्या सीमित होती है। सही बता रहे हैं कि जब किसी भी संख्या का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो उन संख्या को हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अभी आपको जब बहुपद हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे गुणनखंड करना होगा तो आप वहाँ पे देख लोगे, अगर दो घात का समीकरण होगा तो दो घात के समीकरण को हम लोग जब तोड़ेंगे दो भागों में और डिवाइड हो जाएगा, जब दो भागों में डिवाइड हो जाएगा वो, तो वहाँ पे जो दो संख्या में मिलेंगी उनको हम लोग गिन तो सकते ही हैं, राइट। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो देखते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर। यहाँ पर आप परिभाषा पहले पढ़ लीजिए, फिर समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हों तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, गुणनखंड हो सकता है। फिर यहाँ 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 5, ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया किसका, 20 का हो गया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है गुणज या फिर अपवर्ज्य, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कोई भी एक संख्या हो उसके कितने गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसको तोड़ें कि उसके मल्टीपल वैल्यू मिल जाए हमें। जैसे हम लोग कुछ कह सकते हैं कि 4 के अपवर्जक, यानी कि 4 का गुणज क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने 4 का गुणज, यानी कि 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 28 हो गया, फिर 32 हो गया। ये 4 के हमारे क्या हैं, गुणज हैं। कह देता अगर 3 तो 3 का गुणज क्या होता, 3 का गुणज यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 का गुणज क्या होगा, 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर कितना 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या थे, हमारे 3 के गुणज थे। 6 के गुणज क्या होंगे, 9 के गुणज क्या होंगे, 13 गुणज क्या होंगे, यानी कि हम लोग से उसका पहाड़ा ही पूछ रहा था। जैसे 2 को 2, 2 दूना 4, 2 3 6 ऐसे पढ़ते हैं ना, वैसे यहाँ पर क्या वो उसके गुणनखंड होते हैं या गुणज होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड या समाप्त वर्तक। उभयनिष्ठ गुणनखंड का अर्थ है कि अगर हमारे पास एक या एक से अधिक संख्याएं दी गई हों और उनका हम लोग अलग अलग गुणनखंड निकालें तो देखेंगे कौन सा खंड इन सब में कॉमन मिल रहा है, उभयनिष्ठ मिल रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड या समाप्त वर्तक कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12, 16 और 40 के समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। तो 12 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 12 को 1, 2, 3, 4, 6, 12 ऐसे तोड़ सकते थे हम लोग, राइट। फिर 16 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 1, 2, 4, 8 और 16 में तोड़ सकते हैं। 40 को 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40 में तोड़ सकते हैं। अब देखेंगे इनमें से कौन चीज़ समान है, 1 तो समान मिल गया, 2 भी समान मिल गया, फिर 3 समान नहीं मिल रहा था, 4 समान मिल गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा। आगे भी देखेंगे हम लोग, 6 नहीं मिला, फिर 12 नहीं मिला, तो ये सारे के सारे क्या नहीं थे, लेकिन जो कॉमन मिले हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, समाप्त वर्तक या फिर उभयनिष्ठ कहलाएंगे। तो इसका उभयनिष्ठ समाप्त वर्तक क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 हो जाएगा। अब इसके बाद आता है क्या, समाप्त वर्त या उभयनिष्ठ अपवर्ज। अपवर्ज का मतलब वही गुणन होता है। कह रहा है उदाहरण के लिए क्या कह रहा है यहाँ पे, 5 और 8 का उभयनिष्ठ अपवर्ज क्या होता है। उभयनिष्ठ का मतलब कि जो दोनों में कॉमन मिल जाए, गुणा कर लो और अगर आगे संख्या में कॉमन मिल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्ज कहलाएगा। जैसे 5 और 8 का अपवर्ज निकालना है हमें, तो क्या करेंगे,
5 का गुणज निकाल लेंगे पहले। 5 का गुणज मतलब 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, 5 25, ऐसे लिख देंगे हम लोग जहाँ तक हम लोग को गिनती याद है। एक्चुअली ये तो चाहेगा अनंत तक, लेकिन हमें अनंत तक पता नहीं है, तो एन समान कर देंगे आप, वो समझ जाएगा। ठीक है ना, अंडरस्टूड हो जाएगा। अब 8 का अपवर्ड क्या करेंगे, 8 का गुणन, यानी कि 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, ऐसे बढ़ाएंगे हम लोग। कहाँ तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है। फिर अब देखेंगे कि इनमें से कौन सा वो छोटा सा छोटा नंबर है जो उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो पता क्या चला कि हम लोग क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, पता क्या चला कि वो 40 था, छोटा सा छोटा संख्या जो इनमें क्या था, कॉमन मिल गया या उभयनिष्ठ मिल गया। लिखा हुआ देखो 5 और 8 को का सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्ड 40 है, तथा सबसे बड़ा अपवर्ज हम लोग निश्चित नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं कहाँ पे जाके मिलेगा वो। ठीक है ना, तो हम लोगों ने जब इसको क्या किया, गुणन किया, तो गुणन करने के बाद आपको सिर्फ 40 ही ऐसा मिला था कि जो दोनों में कॉमन था। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, उदाहरण हमारा है 10 के सभी गुणनखंड लिखिए। 10 के सभी गुणनखंड मतलब क्या, 10 किस किस से भाग हो रहा है, यानी कि 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 2, 7 के प्रथम 5 अपवर्ज, यानी कि 7 का गुणज हमें लिखना है सिर्फ 5, यानी कि 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ डालो। 7 एक 7, 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 7 पचे 35 हो जाएगा, है ना। फिर 18 और 24 के समाप्त वर्तक कौन कौन से हैं, समाप्त वर्तक मतलब वही हमारा जो कॉमन मिला हुआ था। 18 को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 9 और 18 में टूटेगा। 24 को तोड़ेंगे तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24 में टूटेगा। अब इनमें से कॉमन क्या मिला हमें, 1 तो कॉमन मिल गया, फिर 2 मिल गया, फिर 3 मिल गया, उसके बाद फिर 6 मिल गया, 4 नहीं मिला हुआ था। ठीक है ना, उसके बाद ना 9 मिला ना फिर 18 मिला हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त वर्तक हो जाएगा। आगे उदाहरण नंबर 4 देखते हैं हम लोग, 6 और 9 का सबसे छोटा समाप्त वर्त कौन सा होगा या कौन सा है। तो क्या करेंगे, पहले 6 का पहाड़ा पढ़ डालो, है ना। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग, तो एक्चुअली अगर छोटा ही निकालना हो तो क्या करोगे आप, ये देखो 9 और 6 का, 9 और 6 का मल्टीप्लाई कर दिया करो, वही सबसे छोटा मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या जी है, 6 कन 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 9 का 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, ऐसा भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी मिलेगा और उसके पहले भी मिल गया हमें, क्योंकि देखो 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, 9 दूना 18, 6 त्रिक 18, 18 भी मिल गया हमें यहाँ पे। फिर 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 54 भी आगे मिलेगा, लेकिन 54 हमारा क्या होगा, वो 18 से बड़ा होगा। तो सबसे छोटा हमें उभयनिष्ठ फाइंड करना होता है, तो कितना मिल जाएगा, वो 18 मिल जाएगा। इसी तरह और भी नंबर आगे मिलेंगे, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 6 और 9 का जो उभयनिष्ठ होगा वो हम लोग छोटा तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये संख्या कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही हैं। तो बाकी एग्ज़ाम्पल तो आपकी बहुत आसान है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4575 का भी निकाल लीजिएगा आप, और 15 के आवाज़ गुणनखंड को भी कर लीजिएगा। तो ये हमारा पहला लेक्चर था आज, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आप हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे। हम आपको अपडेट देते रहेंगे और मैथ की क्लासेस इसी पर अब चलती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच।